एक अहम शख्सियत हमारा मुतअद्दिद बार प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं और खुशकिस्मती है कि हमें बड़ी मुफीद मालूमात भी देते हैं और मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुस्कुराते भी हैं इस बात पर कि आरिफ सिद्दीकी साहब एक्स एम के मिनिस्टर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, हिस्ट्री के ऊपर एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। ऐसी सी मालूमात इनके पास हैं कि अगर किसी को खामोश करना है, अगर कोई बातें जो ऐसी जो मफरूज़े पर होती हैं, उसका बेहतरीन जवाब और फैक्ट एंड फिगर के साथ कि कब क्या हुआ था, कौन सी तारीख के पर हुआ था, ये सारी चीज़ें इनके पास महफूज हैं आरिफ सिद्दीकी साहब के पास। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपको जहमत देते हैं, पहले भी जहमत दी है, अभी भी जहमत देंगे और बड़ी मुफीद मालूमात आपसे लेते रहते हैं। ये सामीन आपको बताते चलूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है। अगला हिस्सा अगले इतवार को 1 बजे शिकागो टाइम, पाकिस्तान वक्त 12 बजे रात को संडे नाइट हो जाती है, मंडे मॉर्निंग लग जाती है। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, आएगा, आप सुनना नहीं भूलेगा। एक इंतहाई अहम शख्सियत को, पॉलिटिशियन है, उनको मैं जहमत दूंगा। पूरी तवज्जो मेरी है इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की और आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात देने के लिए। आरिफ सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत हैं? आप से अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे हमेशा मैं बहुत सारी मालूमात लेता रहता हूँ और बहुत सारी हिस्ट्री के जो लोग नहीं जानते उस पर भी बात करते रहते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, महाजिर, आप कराची से ताल्लुक़ है, एम के एक्स मिनिस्टर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। महाजिरों का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं अभी? आप क्या कहेंगे इस बारे में? महाजरों का मुस्तकबिल माशाल्लाह अच्छा है। महाजरों की इम्पोर्टेंस जो है वो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। और कितना फ़ख्र महसूस करते हैं महाजिर अपने आप को महाजिर कहने पर? क्योंकि एक मैं बात बहुत ज़्यादा क्लियर भी कर दूं कि महाजिर 80s से नहीं, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि महाजिर सिर्फ वो लोग नहीं अब कहलाते जो हिजरत करके आए थे। महाजिर एक कौम भी बन चुकी है, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि महाजिर कब तक रहेंगे। इस बारे में भी मैं इनसे बात करूँगा। तो महाजिर क्या कितना प्राउड फील करते हैं कौम बनने के लिए? क्या बनने के बाद क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तौसीफ भाई, अब आपने बात छेड़ी दी है ना, तो फिर मैं इसको दुखती बात रख निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब दुखती रख पे उंगली रखता हूँ, ठीक है? अच्छा, सही। आज जो साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी, जी। कागज कलम उठा लें और कोशिश करें कि इसको सेव कर लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है। वाक़ई मैं वही अभी हाल ही में मुझे एक साहब ने कॉल की, 2 घंटे तक हमने बात की। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई सिंध की, कितनी कौमें रहती हैं पाकिस्तान में। 2 घंटे तक हमारी इस पे बात हुई। आज आरिफ भाई आपको बहुत सारी चीज़ें वो हक़ाइक़, उन हक़ाइक़ पे से पर्दा हटाएँगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करें, लिख सकते हैं, लिखें। एक-एक अल्फ़ाज़ बड़ा कीमती है और एक-एक अल्फ़ाज़ सच्चे मोती की तरह साफ़, शफ़ाफ़ और कीमती है। सुनिए बातें। जी, आरिफ भाई आप ऑन एयर हैं। सबसे पहले तो तमाम लोग ये सोचें कि भाई ये जो लफ्ज़ महाजिर है, कभी कोई ये कहता है कि भैया तुम महाजिर मत बनो, पाकिस्तानी बनो। कभी सिंध के कोर कमांडर फरमाते हैं भाई महाजिर कराची के लोग अपने आप को महाजिर कहलाना छोड़ दें। तो और जहाँ सिंधी अपने आप को सिंधी कह रहा है, पंजाबी अपने आप को पंजाबी कह रहा है, बलूची अपने आप को बलूची कह रहा है, पख्तून अपने आप को बलूची कह रहा है, हम ये कह देते हैं कि साहब हम महाजिर क्यों? ये तो हो गया पॉलिटिकल जवाब, ठीक है भैया? जी, जी। अब मैं बात करता हूँ लीगल जवाब। ये अब तक जो महाजिर की बात होती थी ना पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकली तो पहले ये सोचिए आप लोग कि ये जो आपसे कहा जाता है कि आप अपने आप को महाजिर मत कहलाओ, वजह क्या है? वजह क्या है? जी। वजह क्या है? वो क्या खौफ है कि आपके महाजिर कहलाने से दूसरी जो कौमें हैं उनका क्या स्टेक पे लग जाता है? इसको इस एंगल से सोचिए। जब आप अपने आप को महाजिर कहते हो, तो जो पाकिस्तान की दूसरी कौमें रह रही हैं या दूसरे हमारे जिन जागीरदार सरमायादार लोग हैं, जो फौजीज हैं, जिन्होंने ये जो महाजिरों की जमीन अपने नाम अलाट कराई हुई है, उनकी लाइफ स्टेक पे आ जाती है। अच्छा, अच्छा। सही। वो बात समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल समझ गया मैं ये बात। महाजिर लफ्ज जो है ना, सिर्फ महाजिर लफ्ज नहीं है, ये क्लेम है, क्लेम। क्लेम है। क्योंकि महाजिरों को जो वो एवू की लैंड की बात करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ लैंड की बात, तो पाकिस्तान की 70% ऑफ द लैंड जो है वो एवू की लैंड है। समझ रहे हैं मेरी बात? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट विच इज रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड नेशन। और उसकी मैं बता देता हूँ उसकी रजिस्ट्रेशन क्या सूरत है। उस ट्रीटी की रजिस्ट्रेशन नंबर है 1733, ठीक है? ये ट्रीटी सीरीज पेज 4 1952 नंबर 17।
Number 1733 agreement between Pakistan and India, signed at New Delhi on 8 April 1950, registered by Pakistan on 12 May 1952 in the United Nations Volume number 131 in Treaty Series. ठीक है सर, ये है इसकी रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल। यानी आप ये कहते हो कि साहब, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब ये तो पुरानी बातें हो गई, अब तो बात खत्म हो जाती है। जी जी भैया अगर ये महाजिरों का पुराना क्लेम खत्म हो जाता ना, जी। अरे भाई, मैं कतर कला में इसमें महाजिर अंडर थ्रेट भी रहते हैं, ऑपरेशन भी हो जाते हैं, उनको मैं क्रैश सब भी। सब जी, सब आज उसी तरफ ला रहा हूँ, उसी तरफ ला बिल्कुल, रहा अच्छा, सही जी, हूँ। आज मैं आपके सारे सवाल निपटाता हूँ ना एक ही झटके में। अच्छा, ये झटके। तो ये जो है ना, मतलब ये तमाम इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, कहते हैं साहब ये पुराना क्लेम हो गया, खत्म हो गया। तो पहली बात तो ये कि ये महाजिरों का इंडिविजुअल क्लेम नहीं है, महाजिर नेशन का क्लेम है भाईजान। महाजिर कौम का क्लेम है, जैसे यहूदियों की कौम का क्लेम था नरम्बर्ग ट्रायल में। तो ये महाजिर कौम का क्लेम है, नंबर एक। अब दूसरी बात ये जो आप ये कहते हो ना खत्म हो गया, तो भैया आप जो आज कश्मीर का दावा कर रहे हो, इस बुनियाद पे कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन की करारदाद है ना, उसी बुनियाद पे कर रहे हो ना। जी जी। तो अगर महाजिर इसका दावा कर रहे हैं तो क्यों बिलबिला रहे भाई? ठीक, सही। आ जाइए आप आगे। अब आप ये जो कहते हो कि साहब हमारे खास तौर से जो जनरल साहिबान हैं, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आसिफ नवाज, वो फरमाते थे मुझे अपने पंजाबी होने पे फख्र है। नवाज शरीफ फरमा रहे जाग पंजाबी जाग। इसी तरीके से जी एस सिंध वाले, दूसरे सारे के सारे, तो ये सब के सब अपनी कौम के बारे में बात करते हैं। मैं तो उससे बात कर रहा हूँ भैया, ये जो महाजिर का नाम है ना, तो ये महाजिर का नाम हमने नहीं लिया, ये महाजिर का नाम हमको यूनाइटेड नेशन ने दिया। महाजिर में और रिफ्यूजी में फर्क है। जी जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो रिफ्यूजी रेफ्यूजी 40 लाख आए थे 82 में अफगान, वो अब 3 करोड़ से ऊपर की उनकी आबादी बन चुकी है। वो उनको पनाहगज़ीन कह लें आप, जिन्हें वापस जाना होता है अपने मुल्क में जब हालात ठीक हो जाएं। महाजिर, जी जी, बिल्कुल। महाजिर जो है वो एक्सचेंज ऑफ लैंड में आता है। तो हमने जो हिजरत किया ना, जो हम महाजिर कहलाते हैं, वो महाजिर नाम हमको यूनाइटेड नेशन ने दिया। ये स्लेट की रिपोर्ट उठा करके देखें आप, 1951 की जब सेंसस उठाएंगे उसमें भी दिया, उसमें चैप्टर नंबर 2 के फुट नोट में, कि Majors are those who have been migrated from subcontinent of India to Pakistan on account of partition. ये नहीं लिखा due to partition, on account, ACCOUNT, account of partition, यानी उनकी बाकायदा तादाद गिनी गई है। क्योंकि मुल्क बनाने के लिए आपको 27% आबादी चाहिए थी। 30 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान में। जब बर्रे सगीर की तकसीम की बात हुई, 10 करोड़ मुसलमान थे, उसमें एक पार्ट जो था वो मशरकी पाकिस्तान का था, उसके अंदर 3.25 करोड़ थे, 1 करोड़ 70 लाख आपके मगरबी पाकिस्तान की थी। 27% आबादी पूरी करने के लिए आपके पास जो शॉर्टफॉल था वो 2 करोड़ 20 लाख की आबादी का शॉर्टफॉल था। तो उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए महाजिर वहां से हिजरत करके आया। अगर महाजिर हिजरत करके नहीं आता तो आप कभी भी रिपब्लिक कंट्री नहीं बन सकते थे। इसीलिए पाकिस्तान को रिपब्लिक कंट्री बनने में 9 साल लगे। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान रिपब्लिक बना, जबकि आज़ादी 47 में हुई थी। 47 में, जी जी। अब इसमें एक और बात गौर कीजिए कि आपको, जैसे आप कहते हैं मशरकी पाकिस्तान आपके साथ आया, जैसे आज बिल्तिस्तान की भी बात हो रही है सुबह बनाने की, ये कहीं ना कहीं रेज होगा आपके साथ। तो आप इस बात को ऐसे देखें कि 1947 में कहा गया कि साहब ये मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी पाकिस्तान दोनों मिलकर मुल्क बन रहे हैं। मगर कागज के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो कागज के ऊपर ये 2 रीजन कहलाते थे। अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान का रीजन, वेस्ट पाकिस्तान का रीजन। उसके बाद इनको जोन में कन्वर्ट किया गया, ये 2 जोन हो गए। ठीक है। और उसके बाद जब 1956 का ये आपका रेजोल्यूशन पास हो गया, तो फिर उसके बाद प्रोविंस का नाम दिया गया। तो कैटेगरी ऑफ लैंड जो है ना वो चेंज होती रहती है, कि जैसे जैसे उस कैटेगरी ऑफ लैंड की गवर्नेंस का फर्क आएगा, उस गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर कि कब लैंड जो है रीजन में शुमार होती है, कब जोन में होती है, कब प्रोविंस में होती है। इसी तरीके से आप जो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन बनते हैं, और सारी किस्सा कहानी ऐसे चलती है। तो भाईजान ये महाजिर के नाम से जो सबके सब परेशान है, बड़े बड़े जागीरदार, वो परेशान इसलिए हैं कि महाजिर का नाम जब तक जिंदा रहेगा उस वक्त तक महाजिर का क्लेम अपनी जगह एस्टेब्लिश रहेगा। तो ये चाहते हैं आपके फौजी जनरल भी, क्योंकि 70% जो आबादी है, जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी,
ये या तो जागीरदारों के पास है या आपके फौजियों के पास है। तो सही। अब दोनों ऑन स्टेक पे लगे हुए हैं। अब जब दोनों स्टेक पे लगे हुए हैं तो क्या वो महाजरों को जीने का रास्ता देना पसंद करेंगे? यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो हो ये जो ऑपरेशन हर सूरत में जो महाजरों के ऊपर 47 से लागू हुआ है, लियाकत अली खान का कत्ल किया, लियाकत अली खान को कत्ल करने के बाद लियाकत अली खान क्या करने जा रहे थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो क्या था? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 1948 का था वो क्या था? जो लियाकत अली खान या कायदे आज़म ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जो कनेक्टेड है 1946 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैबिनेट मिशन प्लान के रेजोल्यूशन से। तो उसमें क्या था? उसमें एक्चुअली क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म थी ना, जी, जी। मुझे मशरकी पाकिस्तान से जो खौफ था, वो मगरबी पाकिस्तान को क्यों खौफ था? वो मेजोरिटी में था, आप हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं थे। या फातिमा जिन्ना मशरकी पाकिस्तान से 65 में इलेक्शन जीती थी, मगरबी पाकिस्तान में आप जीते थे ना, मगर पॉपुलेशन में तो मेजोरिटी मशरकी पाकिस्तान था। जीत गई थी जी। तो इसका मतलब फातिमा जिन्ना को सदर बनना चाहिए था, मगर आपने नहीं बनने दिया। इसी तरीके से आपने मुजीब को नहीं बनने दिया। वजह क्या थी? दोनों का कॉमन एक एजेंडा क्या था? पहला पॉइंट मुजीबुर रहमान की पार्टी का उठा के देखे अवामी लीग का, वो है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म। सबसे पहले जो कदगन लगा रहा था वो जमीन पर लगा था, जैसे हिंदुस्तान ने लगाई। हिंदुस्तान बनते के साथ ही उसने जागीरदारी निजाम का खात्मा किया। यही काम फातिमा जिन्ना करने जा रही थी। जागीरदाराना सिस्टम जो फेडरलिज्म जो है वहां पर हाँ, जो इसकी तो वजह से जागीरदारा निजाम खत्म होगा तो ये जो जागीर आपकी कब्जा की है, तो ये फौजियों के पास हो या आपके लैंडलॉर्ड्स के पास हो, तो ये क्या ये अपने पास रख सकते हैं? वो सारी उड़ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी भी सूरत में एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर टैक्स नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगने देते? कि जब वो टैक्सेस लगेंगे तो खाते खुलेंगे, खाते खुलेंगे तो फिर ओनरशिप के खाते खुलेंगे। ठीक है, अब ओनरशिप तो, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये फैसला सुनाया ना कि साहब ये किसी भी इदारे को अख्तियार नहीं है कि वो अभी की लैंड जो महाजरों की लैंड है वो किसी को अलाट कर सके। यह है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी जी। तो जब किसी इदारे को अख्तियार ही नहीं है तो फिर ये अलाट कैसे होगी? अब वो कुछ कहते हैं साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आन करके तमाम चीजें जो है खत्म कर दी थी, तमाम जो इदारे खत्म कर दिए थे। भाईजान ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को, एक कंट्री का इंटरनल डॉक्यूमेंट पावर कैसे खत्म कर सकती है? सही। अगर इंटरनेशनल किसी डॉक्यूमेंट को या ट्रीटी को डोमेस्टिक अफेयर वाले खत्म करने लगे तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोलते भैया हम कॉमनवेल्थ को नहीं मानते, तो क्या होगा? फिर तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर का आपका डॉक्यूमेंट है वो तो सारी की सारी चीजें ही हौच पौच हो जाएंगी। तो इसका तो मतलब आप कंट्री की एग्जिस्टेंस से इनकार कर रहे हो। सही। भाई जहाँ बात ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, तो उस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आप कहते हैं साहब नहीं मानते, आप डोमेस्टिक पावर से आपने उठा करके उड़ा दिया। आज मिसाल के तौर पे सिंध प्रोविंस उठा करके फेडरल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उड़ा दे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सिविलाइज कंट्री तो नहीं कहलाएगा ये, फिर तो वो तो जंगल का कानून वाली बात हो जाएगी। अरे भाई इस कलील वक्त में क्योंकि प्रोग्राम एक, का एक, पहला एक, एक सेकंड बस थोड़ा सा एंड कर दूं। इसीलिए आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे कभी कोई टैक्स लगने नहीं देता, इसलिए कि खाते खुल जाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि अरबों रुपए का करोड़ों दिया जाता है और वो लोन लेकर के माफ करा लिया जाता है। और उसके ऊपर जो है कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे 28 अगस्त 1993 को बैंकिंग काउंसिल ने 1986 से 1993 तक के जो 11.5 ट्रिलियन डॉलर का रुपीस का जो लोन माफ हुआ उसकी डिटेल दी है, डान अखबार में आई है 28 अगस्त 1993 को। इसी तरीके से लोन डिफॉल्टर लिस्ट है वो 1 दिसंबर 1993 को स्टेट बैंक की जो है वो डान में शाया हुई। मगर क्या कभी इन चीजों को कोई उठाता है? क्यों नहीं उठाता? वो इसलिए कि अगर उठाएगा और कहीं भी ये जाकर के इवेंचुअली क्या होगा कि ओनरशिप के डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ना, तो जैसे ही ओनरशिप के डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो पाकिस्तान की इस वक्त 80% जो लैंड है ना वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। ये बात पता है? 80% ऑफ द लैंड। और ये आप इसको जाकर के, मैंने एक इसको अपना प्रोग्राम हो रहा था उसका अपना, उसके अंदर भी वो प्रोग्राम में ये बात की कि साहब 80% ऑफ द लैंड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो क्या नाम था उस प्रोग्राम का, लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ। जी जी। तब मैं भी आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं अभी नजर आ जाएगा। बल्कि मेरा कहने का मकसद ये है
कि ये सारे का सारा जो सूरत हाल है वो इसलिए है कि जो खौफ है वो महाजरों की ओनरशिप का, कि भाईजान ज़मीनें चली जाएंगी, और जब ज़मीनें चली जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद लेकिन आरिफ आपको। भाई एक सवाल यहाँ पर भी तो है, अंदरूनी सिंध में जो महाजिरों की ज़मीनें थी वो बेचारे वहाँ पे काम ही नहीं कर पाते थे, या तो उनको धमकियाँ मिल जाती थी, या उनको मार दिया जाता था, या उनको भगा दिया जाता था, और फिर वो औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। अंदरूनी सिंध की कुछ ऐसी भी दास्तान, एक हिस्ट्री मौजूद है हमारे पास। हाँ, अब उसमें ये कहते हैं कि साहब वो बहुत सारे महाजिरों से हमने खरीद ली, भाईजान आप ऐसे खरीद नहीं सकते। अच्छा, आप खरीद इसको थोड़ी, सही खरीद। सबसे पहले तो आपको अपना टाइटल वहां ट्रांसफर होगा। जब आपने जमीन आपको अलॉट हुई तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर ही अभी लोगों का कंक्लूड नहीं हुआ था, तो आपने कैसे भैया ये इसको थ्रू कर लिया। जी आरिफ साहब, बड़ा अहम सवाल, क्या वजह है कि सिंध का वजीर आला जो है वो महाजिर नहीं बनता? हर दफ़ा जब आप इत्तेहादी भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमतों में भी रहे, बड़ी बातें मनवाई, गवर्नर बन जाता है जो बेचारा खामोशी से काम करता रहता है। इशरत उल इबाद साहब एक तवील मुद्दत के लिए 10-12 साल रहे गवर्नर, लेकिन जहाँ वजीर आला की बात आती है महाजिर नहीं बनेगा। इसकी क्या वजह है? क्या जिद है, पॉलिटिकल कोई इश्यूज हैं, कुछ मराहत मिल सकती हैं इस पर, क्या वजह है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले वाली बात पूरी कर रहा था कि वो बाजरों को जो है वो कॉर्नर करने के लिए सारा करते कि वो जमीन के ऊपर ना चला जाए। इसकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो कड़ी है ना, जी जी। वो है अयूब खान का। जैसे ही मार्शल आया तो अयूब खान ने सबसे पहले क्या काम किया, पहले तो लियाकत अली खान की डेथ हुई, लियाकत अली डेथ के बाद अयूब खान साहब आए। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस करा था 1958, ठीक है, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस 1958। सबसे पहले जो महाजिर ऑफिसर अफसरान थे जो हिंदुस्तान से आन करके ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे थे, सबसे पहले 303 का वो ऑर्डिनेंस निकाल करके उन महाजिर अफसरान को फारिग किया। क्यों फारिग किया? क्यों? कि ये लैंड का जो खाता है ना, जी अभी जी। की लैंड का खाता, इसमें ये जो गवर्नमेंट है या जो जागीरदार सरमायादार या फौजी इसमें हेर फेर नहीं कर सकते थे, हम्म। क्योंकि वो जो तमाम ऑफिसर थे वो सब सिस्टम का हिस्सा थे, जिस जिस सिस्टम की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिएट हुआ। पाकिस्तान। इसीलिए याहिया खान ने भी ऑफिसर्स को निकाला, भुट्टो आया उसने भी निकाला, तो ये तमाम के तमाम तकरीबन 29 अफसरान को निकाल करके बाहर किया। अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं साहब उसमें से वापस आ गए थे, फलाना ये सब जो है ना किस्सा कहानी है। सिर्फ वापस वो आ सकता है वो ऑफिसर जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी से हो, क्योंकि जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट की भी टीम है, तो वो उनको आर्मी ऑफिसर्स ने कोई हौच पौच की हो 19-20, तो वो उसको किसी तरीके से, मगर मेरी नॉलेज में सच, मैंने तो सबको जितने भी अच्छे ऑफिसर ऑनेस्ट थे उन बेचारे के पास अपने रहने के लिए घर नहीं था, और उनको निकाल करके जो है वो सबको फुटपाथ पे रख दिया। बरकत अल्लाह ताला चीज़ों को अपनी तरफ खुद ब खुद लेकर के जाता है। अब आपने जो बात की कि साहब महाजरों का वजीर आला क्यों नहीं बनता, भाईजान अगर महाजरों का वजीर आला बन जाएगा तो आप स्टेयरिंग दे दोगे ना, ड्राइविंग फोर्स दे दोगे, और जब ये ड्राइविंग फोर्स पे बैठ जाएंगे तो अभी तो खाली बस के पैसेंजर होते हैं, जी। जान को वबाल वबाल बन जाते हैं। जिस दिन स्टेयरिंग पे बैठ गए तो उस दिन उनको उन्होंने देख लिया कि लियाकत अली खान ने कैसे स्टेप उठाए थे, ये भी उठाएंगे। जाहिर है खमीर तो वही है ना। जी जी। तो उसी वक्त आते के साथ ही लैंड रिफॉर्म की भी कहानी छेड़ दी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी छेड़ दी, सारा कुछ छेड़ दिया ना चारों तरफ से। जी जी। उन्होंने कहा आते के साथ ही ये तो रिकॉर्ड खोल देंगे। अच्छा, अब ये खुश हो रहे थे, इतनी तारीख की उल्टी सीधी किताबें लिख करके लोगों को गुमराह कर दिया। अब मेरे जैसे दो चार और अफराद इनके सामने आन करके जब ये आप चीजें खुलवा रहे हो ना, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इनकी नींदें हराम करा रहे हो। नींद। अच्छा। तो ये कहने का मकसद ये समझते थे, इनको जो खौफ है ना इनके हमसे, ये अल्ताफ भाई से खौफ क्यों है कि उनको ये पता है कि इनका होमवर्क कंप्लीट है, इनको इनसाइड आउट सारी बातें पता है। अब अगर वजीला, हालांकि हम मेजोरिटी में थे। तो आरिफ भाई, एक बात ये पूछनी थी, जो अक्सर एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये रहा है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। ये वही बात तो नहीं है कि जब वज़ीर आला होगा तब इख्तियारात मिलेंगे? जब तक अगर सतही लेवल पे रहेंगे, जब तक जिस तरह आपने कहा मुसाफिर बने रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ चीख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्या ये वही बात तो नहीं है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं? देखिए मैं तो एविडेंस हूं ना उसका। जी जी। अब मेरे पास इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री थी। बिल्कुल आपके पास मिनिस्ट्री जी। अच्छा, अब नेचुरल रिसोर्स ये इंडस्ट्रीज का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से तो आपकी जो मार्केट जितनी भी कमिटीज हैं ये सब इंडस्ट्रीज का पार्ट है। इन्होंने क्या किया, मेरी मिनिस्ट्री को 3 हिस्सों में तकसीम किया। अच्छा, उसको भी
हाँ, उसको तकसीम भी, कर यानी दिया। जो मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री मिली है ना, पावर तोड़ उनका दी, बेसिक ये कहा जाए पावर तोड़ दी। जब 3 हिस्से हो गए तो पावर टूट गई ना आपकी। एग्जैक्टली, मतलब 3 डिफरेंट सेक्टरीज हो गए ना। जी जी। वो तोड़ते इसलिए है कि इन्होंने जो अंदर हेरा फेरी की हुई है ना, जी जी। अगर वो एक ही सेक्रेटरीज के पास होंगी तो सारी फाइलें आ जाएंगी, चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। और आप उनका, जिन लोगों ने करप्शन किया उनका एहतसाब भी आप अकेले बैठ के करप्शन नहीं ना, कर फिर सकते। जो जमीन अलाट करा के बैठे या जो कुछ करा के बैठे, हम्म वो पानी को छुपाने का तरीका है ना। हम्म मतलब आपकी अपनी कॉर्पोरेशन है, अगर आप हिसाब लेके बैठो तो हम्म वो क्या करेगा, अगर उसने करप्शन किए तो वो 10 दूसरी फाइलें आपके सामने खोल देगा कि आप 10 फाइलों में उलझ जाओ, हम्म। बजाय इसके कि आप एक मास्टर फाइल में जाओ। एक मास्टर फाइल में जाए, ये बड़ी की बात बताइए आरिफ भाई ने, बड़े गौर से। जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं 30 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, कुछ कर नहीं सके, और हमेशा कहते रहते हैं इख्तियारात नहीं थे और मज़े भी लूटते रहे वजारतों के। भाई वजारत मिली भी तो है, आप ये देखें कि उसमें इख्तियारात कितने दिए हुए हैं। ये बात अब लोगों की समझ में आए कि जो एक वजारत दी भी है उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए, ताकि 3 लोग मिलकर फैसला करें, एक आदमी अकेला फैसला ना कर सके, और उसको एक तरफ उलझा दिया जाए ताकि दूसरी तरफ वो आने का उसको मौका नहीं मिले। फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है, फिर हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर मुद्दत ख़त्म हो जाती है, फिर एक नया निज़ाम आ जाता है। यही चल रहा है आरिफ भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो 72 बड़ी मछलियों के, और साहब के वो भत्तेदार है, फलाना है, ये सारा कुछ करते थे। एमके उनके तो खाली 2 नाम थे, 70 अफराद दूसरे थे। आप ये देखें, वो उसमें भी जब वो 70 अफराद को बड़ी मछलियों की बात हुई थी, 72 बड़ी, तो कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले क्या किया, उस हारी की जमीन पे हाथ मारा को कर्नल साहब ने। हम्म। याद है ठंडो बावल वाला जो केस है? जी जी। तो बड़ा इसका मशहूर मतलब वाकया क्या है हुआ? वो। जी। मतलब वो सारी जमीन की लूट मार, ये जो ऑपरेशन होता है ना, हम्म जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, हम्म ये जमीनें छीनने की कहानी है सारी। हम्म। आरिफ भाई, इस कलील वक्त में आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दौरान भी तकरीबन ख़त्म पर ही है, अभी हमारा इंटरटेनमेंट टाइम भी है। मैं अगले प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा होगा, इसी टॉपिक पे एक अहम शख्सियत को, मैं अभी नाम इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा, कुछ लोगों को एंड टाइम पे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, उनको दुश्वारी पेश आ जाती है। तो मैं यकीनन अगले इतवार को 1 बजे शिकागो टाइम, न्यूयॉर्क टाइम 2 बजे, पाकिस्तान टाइम संडे नाइट होती है रात 12 बजे, और मंडे मॉर्निंग लग जाती है, क्योंकि 1 घंटा पीछे हो चुका है, वरना 11 बजे हमारा प्रोग्राम आया करता। बहुत सारे लोग इसमें डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो आरिफ भाई, मैं अगले प्रोग्राम में इसलिए आप एक इसी दो सिलसिले। मिनट आपका, अगर आप दो जी जी। दो जी जी मिनट बिल्कुल आरिफ भाई, जी जी बिल्कुल। देखिए, डेमोक्रेसी का पहली बुनियाद क्या है? पहला, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की पहली बुनियाद ये है कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। हाँ। ठीक। ठीक है। आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स देता नहीं, हम्म तो ये फिर रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनता है जी? हम्म डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की पहली बुनियाद, एग्रीकल्चर टैक्स आप दे नहीं रहे हो। टैक्स दे नहीं हाँ, रहे, और जो हाँ, लालू खेती तो से ज़्यादा टैक्स दे रिप्रेजेंटेटिव, देता हाँ, उठाकर। भाई बोस्टन टी पार्टी का क्या था? हम्म अब यही था कि भाई सिर्फ वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे। क्या था उसमें कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। इसी फार्मूले के ऊपर अमेरिका की डेमोक्रेसी का है मेरा। जी जी। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से, जब जैसे मैंने आपके बैंकिंग काउंसिल वगैरह की सारी बात है, वो जो मैं कह रहा था आपको, जो पावर अभी तक जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, ये 18 जनवरी 1919 का प्रोग्राम है। जी जी। और ये प्रोग्राम है पावर प्ले, पावर प्ले। अरशद शरीफ का। हम्म उसके अंदर जो साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें, उसका वो रेफरेंस दे रहे हैं हम्म कि साहब ये जो है वो 80% ऑफ द लैंड जो है, वो जो अभी की लैंड जो महाजरों की थी, जी जी। वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ना रजिस्टर्ड हो सकती है। हम्म तो सवाल ये है कि ये भुट्टो ने अगर कोई ऑर्डर निकाल दिए या XYZ ने ऑर्डर निकाल दिए, हम्म तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भैया कि वो डोमेस्टिक ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर्स को सुपरसीड करेंगी? सुपरसीड करेगा, जबरदस्त। अरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी पर अच्छी एक बात है और की। जी पर, जी। जी जी। पर दो बातें और, वाइस जनरल जनरल ग्रेसी ने जो है अयूब खान को प्लॉट देने से इनकार कर दिया था जब अयूब खान ने मांगा। मांगा था, अच्छा। तो अगर फौजियों की पावर थी कि दे सकते, हम्म तो जो पहला पावर फौज का कमांडर इन चीफ था जनरल ग्रेसी को दे देना चाहिए था ना। हम्म इसीलिए आप ये देखें, जनरल जियाउल हक ने, जब ये जमात इस्लामी का दौर था, ये ध्यान में रखिएगा, जब, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो शरीयत कोड का कहानी चलाई। शरीयत कोड में और किसी इशू को नहीं छेड़ा। जी जी। इशू को छेड़ा तो लैंड की ओनरशिप को छेड़ा, यानी उस इशू को ले जाकर के ऐसी जगह फंसा दिया उसको दिया। कि ना गले से नीचे उतरे, ना उगल सके आदमी। उगल सके। तो कहने का मकसद ये है, इनकी साजिश है। अब जैसे चाइना कटिंग की बात करते हैं, ये एमक्यूएम ने चाइना कटिंग कराई। हाँ, अभी मुस्तफा कमाल साहब का भी केस सामने है, हाँ, वो भी अरे चलन सर, ये भी सुनिए आप। जी जी। भाईजान, ये 17,000 महाजर जो शहीद किए गए थे, हम्म उनको वो अपना सदर गुलाम इसाक खान का प्रोक्लेमेशन देख लें, फारूक लगारी का प्रोक्लेमेशन देख लें। उन सब में इन्होंने ये कहा ना कि साहब महाजरों का कत्ल गारत की गई,
अच्छा, फिर उसके ऊपर चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो या बेनजीर का दौर हो, जब आए सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दाखिल किया, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो हट जाने के पैसे दिए या नहीं दिए जो साथी मारे गए थे। मगर हुआ क्या, जब किसी साथी को आप कत्ल करते हो तो आपको लीगली तौर से 7 लाख रुपए देने। आपने क्या किया, किसी को 50,000 दिए, किसी को लाख दिए, तो बाकी जो डिफरेंस था वो तो गवर्नमेंट को देना है या नहीं देना। अगर अरे भाई नहीं लेते, एक सवाल पैदा हो गया, नहीं लेते, हम ये भी नहीं ले रहे, फिर उससे क्या होता? नहीं, सुन तो लेना मेरी बात, जी वो लेने से भी ऐसा थोड़ी, जब वो ले लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने तस्लीम कर लिया ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि भैया ये महाजरों की जेनोसाइड हुई है। ये आज आप यूनाइटेड नेशन का हम हिस्सा है उस केस में। ऑन पेपर आ गई बात, सही। हम अपने आप को एक रिपोर्ट है, जब मुसलमानों के साथ जाती हुई थी, पेरीपुर, PARIPUR, पेरीपुर रिपोर्ट आप पढ़े। आज पेरीपुर रिपोर्ट जो है ना, जिस ऊपर एक आता रॉयल कमीशन बिठाए, और उसके ऊपर जो मुसलमानों को हकूक मिले हैं ना, उसकी बेसिक बुनियाद है 1938 की पेरीपुर रिपोर्ट। हाँ, मैं अपने लिसनर्स से भी कहूंगा जरूर पढ़ें, 2 सफ़ात पर है सिर्फ। ये हमारी जो है ना, हमने अपनी पेरीपुर रिपोर्ट तैयार की है भैया, छोड़ा नहीं हमने, कोई खाना नहीं छोड़ा है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। अब आ जाओ, उसके बाद आगे जो फातिमा जिन्ना का जो मर्डर किया, वो भी इसी चक्कर की कहानी है, क्योंकि वो आ जाती वो भी कहानी यही शुरू करती। अब उसके बाद जो है वो आप ये कहते हो कि साहब कि जागीरदारी निजाम के हम खिलाफ है। अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कोटा सिस्टम के खिलाफ वो बात कर रहे थे, पिटीशन फाइल करें। अरे भाईजान, इनसे ये तो पूछ लिया होता, ये जो कोटा सिस्टम हाजिरों के खिलाफ नाफिज हुआ ना, ये आप ही की जमात इस्लामी थी उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा, MKM नहीं थी, MKM का वजूद नहीं था, क्यों सपोर्ट किया? और आप ये कह रहे हो ना कि आज ये पिटीशन लेकर के जा रहे हो आप कोर्ट में लड़ने के लिए महाजरों के हकूक के लिए, तो भैया महाजरों के लिए सूबे की जरूरत है, उसको तो सपोर्ट करके दिखाओ। जमात इस्लामी से बोले जरा सपोर्ट करना सूबे की इस तारीख को। लेकिन इन्होंने फ़हीम बद्दी साहब ने क्लियर की कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म हम यूज नहीं कर रहे, हम नहीं, मत करें, आप यूज मत करें। आप महाजरों से हमदर्दी रखते हो ना, तुम जहाँ पूरे पाकिस्तान में सूबा को मुतालबा कर रहे हैं, और कराची सूबे को भी सपोर्ट कर दो, चलो करो। जमात इस्लामी का ये चेहरा भी सामने आया ना, बोले करो, मतलब पूरे पाकिस्तान में कर रहे हो ना यार, सब जगह बनने चाहिए, बावलपुर की ये सब, बल्तिस्तान भी सबको सपोर्ट कर रहे हो ना। जी जी, ठीक है। अरे भाई, क्योंकि कलील वक्त में मैंने बहुत सारी बातें की, आखिरी जुमला ले ले मेरा। जी जी। जमात इस्लामी ने जब 1951 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो क्या फरमाते, वो ये कहते हैं कि हम वो अपना नारा ये स्लोगन देते हुए जाते हैं कि भाईजान हम जागीरदारी निजाम को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। ठीक है सर, सही। तो ये इनका डबल रूप है, ये सपोर्ट करते हैं जागीरदारी निजाम को, बात करते हैं गरीबों की। तो जमात इस्लामी से ज्यादा जो है ना वो हिपोक्रेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जब भी आपसे कोई बात करेंगे हम ये कर रहे हैं, तो आप उसको पहले देखें कि पलट के उसके पीछे कहानी क्या है, कभी भी सीधा नहीं देखें। अब जब ये आपसे कह रहे हैं ना सूबे की कहानी है, तो ये भी बता दूं ये सूबे की कहानी क्यों कर रहे हैं। जब सूबे का आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है कि जहां वो नोटिफिकेशन में कि साहब ये अर्बन एरियाज ऑफ सिंध एंड अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्या लिखा है उसमें, एंड अदर एरियाज। वो अदर एरियाज जो है ना, उसमें क्या आता है, उसमें ये बल्तिस्तान और ये फाटा के जो इलाके हैं ना, अदर एरियाज का वर्ड उन इलाकों को कवर करता है। तो ये उन इलाकों की ना, अब उन इलाकों की उस हिमायत को उसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये मजबूरी बन रही है। आई सी, थैंक यू आरिफ भाई, आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, जब भी मैं आपको कहता हूँ आप चलते फिरते साइक्लोपीडिया हैं, सारे फैक्ट एंड फिगर, सारी प्रूफ आपके पास मौजूद हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं गैदरिंग्स में और डाइस पे खड़े होकर बातें करते हैं, उनका सारे जवाब मौजूद हैं इसमें। आखिरी बिल्कुल आखिरी जी, ठीक है। ये 1955 का ऑर्डिनेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1955, 8 मई 1952, 28 मई 1952। इसके अंदर ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का साथ, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो रही है, तो इसमें जरा गौर फरमाइएगा, ईस्ट बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध, ठीक है सर, इन सबको एज ए गवर्नर प्रोविंस जो है वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नॉमिनेट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता हूं मैं, बलूचिस्तान, कराची, भावलपुर, बलूचिस्तान स्टेट, खैरपुर, फ्रंटियर स्टेट, ट्राइबल एरियाज, ये सब के सब प्रिंसली स्टेट है सर। यानी यहाँ वो क्या कर रहा है, कराची को एज ए प्रिंसली स्टेट गिन रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 28 मई 1955 का उठा करके देख लें आप, ये ऑर्डिनेंस है,
1955 का, और उसमें देखें ये लिखा है या नहीं, पेज नंबर 162। वेज नंबर वन। जबरदस्त आरिफ भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे ये दूसरे कहता ना कि मेहमान कराची सूबा नहीं बन सकता, सिंध का हिस्सा है, हम्म, तो भाईजान पहले तो मैंने आपको रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट दिखाया था कि रेवेन्यू वो ले रहा है, बलूचिस्तान ले रहा था, खान ऑफ कल्ला। ये आज आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ठीक। ठीक है? तो ये कह देना कि साहब ये सब सारी किस्सा कहानी, और ये जो है वो ठीक है। यूनाइटेड नेशन की ट्रीटीज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच आरिफ भाई। हम अगला जो हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, ये मैं आपको पार्ट 1 2 अभी शो किया है, पार्ट 1 जो है अगला प्रोग्राम मैं शो करूंगा। एक अहम शख्सियत को जहमत देंगे, बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर भी। हिस्टोरियन है आरिफ भाई, मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि अगर कुछ सीखना है तो आरिफ भाई से सीखें। ये बहुत बड़ा सासा है हमारे पास, बहुत फैक्ट एंड फिगर से बात करते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, थैंक यू सो मच आरिफ भाई। इसी तरह आपको अगले प्रोग्राम में जहमत देंगे। हमारे दरमियान में एक अहम शख्सियत पॉलिटिशियन होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, आपको भी क्या इतनी नॉलेज है या नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि आरिफ भाई एक बहुत ही मजबूत असाब के आदमी हैं और बहुत ही गहरी मालूमात रखते हैं, और वो ऐसी मालूमात कि जो लोग सिर्फ किससे कहानियाँ ही कहते होंगे, लेकिन जब अब टेबल टॉक होती है तो फिर वो आए बाय शाये करते हैं। तो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। 16 जून 1950 का है वो अखबार, जी जी, जमात इस्लामी का जागीरदारी निजाम के सपोर्ट करने का। ठीक है। 16 जून 16 1950। जून। ओके, थैंक यू सो मच आरिफ भाई, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर। सामीन, आज हमारे